नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में और सबको हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। वेस्ट बंगाल के एसआईआर के जो रिपोर्ट सामने आए वो बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है बिकॉज 91 लाख वोटर्स डिलीटेड फ्रॉम बंगाल रूल्स आफ्टर एसआईआर। ये बात भी दर्शाता है कि कितना जरूरी था एसआईआर करना। इसका मतलब जो मुख्यमंत्री ये आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि फेक आईडी के फेक वोटर्स के वजह से प्राइम मिनिस्टर जीत के आते हैं, तो वही क्राइटेरिया ममता बनर्जी को भी लगता है। लेकिन एसआईआर जिससे हुआ है अब उसके ऊपर ऑब्वियसली मुख्यमंत्री जो है वो गुस्सा तो होगी ही, और हमने देखा जब से शुरू है तब से क्या क्या चल रहा है। साथ में मालदा में जो कुछ हुआ और एनआईए ने जो रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट को वो भी बहुत चिंताजनक है। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद वर्षा जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का भी। ये सर सर 91 लाख वोटर्स डिलीटेड फ्रॉम बंगाल रूल्स एसआईआर। ये ममता दीदी को बहुत बड़ा झटका है, हाँ। क्योंकि देखिए जहाँ-जहाँ से टीएमसी को ज़्यादा वोट मिलते हैं और ये वो सारे जिले हैं जो केवल इसी एंगल से नहीं देखना होगा हमें, क्योंकि ममता जी इस विषय को जो है वो उसी एंगल से आगे बढ़ा रही हम्म। कि हमारे वोट कटे हैं। एक्चुअली उनके वोट कटे हैं तो प्रश्न ये होना चाहिए कि वहां से ही क्यों कटे हैं जो जिले बांग्लादेश से सटे हुए हैं। बिल्कुल। भारत और बांग्लादेश की सरहद जहां पर मिलती है उसी जिलों में से इतने ज्यादा वोट क्यों कटे। जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तर 24 परगना से करीब 3.25 लाख वोट कटे, हम्म। मुर्शिदाबाद से 4.5 लाख वोट कटे। मुर्शिदाबाद से आपको बताऊं टीएमसी को वोट कितने मिलते हैं, हाँ। 2021 के विधानसभा इलेक्शन में करीब करीब 55% वोट मिले। यस। 24 के लोकसभा इलेक्शन में, 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें देखिए करीब करीब 47% वोट मिला था। वहां से 4.5 लाख वोट कटे। तो ये वोट कटे क्यों, ये प्रश्न होना चाहिए। ये हम्म। 4.5 वोटर वहां पर अपनी आइडेंटिटी, अपनी वोट, अपना अपना मतदाता होना प्रमाणित क्यों नहीं कर पाए। बिल्कुल। क्या वहां के ये जो वोटर कटे हैं वो घुसपैठिए हैं? अगर घुसपैठिए हैं तो इतने सारे घुसपैठिए वहां पर आए कैसे? यस। आए, उनको बसाया किसने? उनके वोटर आईडी किसने बनवा कर दिए? फर्जी वोटर आईडी। आधार कार्ड को आईडी माना था। इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को केवल आईडी माना। यस। नागरिकता के लिए नहीं, परंतु एक आइडेंटिटी के रूप में माना इसे। तो उनके आधार कार्ड, ये फर्जी आधार कार्ड बनवाए किसने? यस सर। दूसरा जिला है उत्तर 24 परगना। वहां से 3.25 लाख वोट कटे। 2021 में 48% वोट मिले थे और 24 के लोकसभा इलेक्शन में 46 से 50% वोट टीएमसी को गए। फिर आप देखिए दक्षिण 24 परगना जो है वहां से भी 2.25 लाख वोट कटे हैं। नदिया से करीब करीब इतने ही वोट जो कटे हैं, वो सारे वोट जहां से कटे हैं वो बांग्लादेश से सटे हुए जिले क्यों हैं? और वहां से जो आए हैं, क्या ये सारे घुसपैठिए थे? ये प्रश्न होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें और अब देखिए ये जो हुआ है, इसके बारे में उसके बाद जो हुआ ये वहां पर जो भीड़ ने 9 सरकारी अधिकारियों को 12 घंटे, 9 से 12 घंटे तक वहां पर बंदी बनाकर रखा। हाँ, 7 सरकारी अधिकारी। 7 सरकारी अधिकारी, ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है? काफी कड़ा रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने कहा यस सर। कि ये कोई सामान्य भीड़ का व्यवहार नहीं था। हम्म। हम्म। अब पूरे भारत को इस टिप्पणी पर ध्यान देना होगा
ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए अधिकारी बोल रहे हैं, न्यायाधीश बता रहे हैं कि ये केवल उकसाई भीड़ का ये व्यवहार नहीं था। तो ये कैसा व्यवहार था? स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सूर्यकांत जी ने ये कहा है कि ये प्रेरित और योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ व्यवहार। राइट। राज्य पुलिस वहां पर पहुंची नहीं। कल मैंने एक वीडियो देखा, वहां पर जो चीफ सेक्रेटरी को जो धमकाया गया है कि आपने जो नंबर दिया है वो ज्यादातर तो स्विच ऑफ रहता है। आप सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर देते हैं वो नंबर ज्यादातर स्विच ऑफ रहते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस नंबर पर कॉल करते हैं, वो नंबर स्विच ऑफ पाया जाता है। वो चीफ सेक्रेटरी कहते हैं ये हाईली सिक्योर्ड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर न्यायाधीश को कहना पड़ा कि इसकी सिक्योरिटी थोड़ी नीचे लाइए ताकि ये हाई कोर्ट के जज आपको एक्सेस कर पाए, इनको एक्सेस दीजिए। बिल्कुल मतलब सर। सामान्य व्यक्ति इनका संपर्क नहीं कर पाते, फोन इनके बंद आते। क्यों बंद आते? ये वही अधिकारी हैं जब ये आईपैक पर ये ईडी का रेड छापा पड़ा था पड़ा, मतलब। हाँ। तो स्वयं ममता बनर्जी अपने अधिकारियों को लेकर वहां पर पहुंच गई थी, ये एक्सेसिबल हैं। परंतु जब 7-7 अधिकारी को बंदी बना लिया जाता है, 9 घंटे तक वहां पुलिस तक नहीं पहुंचती, चीफ सेक्रेटरी का फोन स्विच ऑफ रहता है क्योंकि वो हाईली सिक्योर है। यस सर। वहां के ही अधिकारी उनको एक्सेस नहीं कर पाते, तो ऐसी जगह पे कौन करता है ये? यस। कड़ी आपत्ति जताते हुए ये सारी बातें कही हैं। यस सर। तो ये जो फर्जी, और मैं तो इसको बिल्कुल साफ तौर पर ये मानता हूं कि ये बांग्लादेश से आए हुए फर्जी वोटर हैं, अगर ये अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार ने भी, हम्म। मैं ये निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि हम्म। अब एक्शन लेने का समय आ गया। यस सर। कब तक वहां पर इस प्रकार से संविधान को ताक पर रख दिया जाएगा? और देखिए, जो 2024 में वो किताब लेकर घूम रहे थे लाल वाली, संविधान खतरे में, खतरे में, आज वो संविधान को खतरे में बताने वाले कोई भी व्यक्ति, 24 से लेकर 26 आ गया, करीब करीब 2 साल होने को है, संविधान को आंच तक नहीं आई। परंतु बंगाल में संविधान को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ रहा है, तब संविधान स्वाभाविक रूप से खतरे में। और जब पश्चिम बंगाल में संविधान खतरे में है, तो उस समय जो संविधान की प्रत लेकर घूम रहे थे पूरे भारत में और भारत के मतदाताओं को भ्रमित कर रहे थे, उनके मुंह में आज दही जमी हुई। एक अक्षर इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। यस क्यों? सर। ये भारत के मतदाताओं को भी समझना होगा कि इनका सिलेक्टिव अप्रोच क्या होता है। राइट सर। वहां पर कोई ये कहता है कि हम भारत के संविधान को नहीं, शरिया को मानेंगे। भीड़ के हम्म। बीच में कोई कहता है, और ये संविधान को बचाने निकले हुए ये लोग जो थे फर्जी, इनके मुंह से एक अक्षर नहीं निकलता, चू नहीं होता इनके मुंह से। राइट। तो ये आज जो लोग उस समय संविधान के नाम पर जिन जिन मतदाताओं ने कांग्रेस और उस इंडी अलायंस को वोट किया था, उनके लिए ये पश्चाताप की घड़ी है, और भारत के उस संविधान के रखवालों के लिए ये जागने की घड़ी है कि जागिए, बहुत हो गया ये। राइट। ये भारत की सरहद का भी प्रश्न है, ये भारत की संप्रभुता का भी प्रश्न है। आने वाले समय में यही बंगाल से, यही जिलों से हो सकता है एक अलग देश की मांग उठे। राइट। तो ये जागने का वक्त आ गया।
और सर जिस तरह से ममता बनर्जी बिहेव करती है, जिस तरह से बात करती है, उससे तो यही लगता है कि क्या सर ये क्या चाहते क्या है? अलग देश चाहते हैं अपने लिए, अलग कानून चाहता है? क्योंकि वो बात ही ऐसी करती है। वो उन्होंने कहा कि हम किसी बाहर को आने नहीं देंगे, मतलब जो बाहर के मतलब कौन सा? बाहर के हमारे देश के ही लोग हैं। राइट। फिर दूसरा वो कहती है कि प्रधानमंत्री तुष्टिकरण कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों को ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रही थी कि जब मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, तब कहा जाता है इनका ये वो मुस्लिम हेट्रेड ऐसा। तो सर ये कौन सी मानसिकता है सर? ये समझ में ही नहीं आता, ये क्या चाहती क्या है आखिरकार सर? क्या मतलब बंगाल को अलग करना चाहती है भारत से? इसमें 2 बातें हैं। यस सर। पहली बात, केवल ममता बनर्जी नहीं है, एमके स्टालिन भी यही भाषा बोलते हैं। हाँ सर, उनकी भी यही भाषा है, सही बात है। हुँ, जहाँ-जहाँ पर नॉन भाजपा सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री की करीब-करीब यही भाषा है। राइट। यह भाषा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यस सर। ये भारत की अखंडितता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हुँ, ये चाहते ये हैं कि देखिए प्रश्न ये है, ठीक है आपको सत्ता चाहिए, लोग सत्ता के लिए ही राजनीति में आते हैं। आप सत्ता के लिए लड़िए, कोई प्रश्न नहीं है। ना भारत के किसी सामान्य मतदाता को, नागरिक को आपसे कोई समस्या नहीं है, आप लड़िए। आप सत्ता के लिए ही आए हैं। सत्ता के लिए आप लोकतंत्र में हैं, आप लोकतंत्र की जो लड़ाई है वो लड़िए। चुनाव लड़िए, जीतिए, हारिए, हार-जीत होती रहेगी। मैं अटल जी के शब्द यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, सरकारें आएँगी, जाएँगी, ये देश रहना चाहिए। ये जो भाषा है ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और इन सब लोगों की, ये भाषा देश की संप्रभुता और अखंडितता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये यस। पहली बात हो गई। दूसरी बात जो है, ये और भी, ये भारत के मुसलमानों के लिए पहले भी मैं आपके इसी पॉडकास्ट में एक बात बता चुका हूँ कि कांग्रेस ने जो घोर पाप किया है, मैं इसे पाप की श्रेणी में रखता हूँ। कांग्रेस ने भारत के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक नहीं कहूँगा क्योंकि इन्होंने कभी बौद्ध की बात नहीं की, कभी पारसी की बात नहीं, कभी यहूदियों की बात नहीं। कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक अर्थात केवल मुसलमान। और हुआ क्या? कांग्रेस ने और अल्पसंख्यक की जिन-जिन ने राजनीति, चाहे ये मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या शरद पवार हो या आप एमके स्टालिन ले लीजिए, उदयनिधि ले लीजिए या लेफ्ट ले लीजिए। और ममता बनर्जी तो स्वाभाविक ही उसी के ऊपर उनकी सत्ता टिकी हुई है। अगर मुसलमानों ने वोट करना बंद कर दिया, मैं बेट मार के बोलता हूँ ममता दीदी को बंगाल में 1 सीट नहीं मिलने वाली। परंतु मैं जो बता रहा था वो ये था कि कांग्रेस ने भारत के मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों की आइडेंटिटी जो है वो भारत के मुसलमान वाली नहीं दी। उन्होंने कांग्रेस ने उनकी आइडेंटिटी भारत की मेन स्ट्रीम से अलग करके, अल्पसंख्यक करके उनकी एक आइडेंटिटी बनाई। हुँ, और इस आइडेंटिटी की वजह से आज का सामान्य मुसलमान भी अपने आप को भारत से जुदा अनुभव करता है। वो अपने आप को भारत का नागरिक अनुभव करने से पहले वो अपने आप को मुसलमान अनुभव करता है। करना चाहिए, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। परंतु भारत का नागरिक है, ये कहीं न कहीं अ, प्राथमिकता में नहीं आता। यस। ममता बनर्जी जो हैं, ये इस बात को और एक स्टेप आगे लेकर जा रही हैं। ये समझने वाली बात ये है कि ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट जो है, ये कांग्रेस की ये भारत के नागरिकों को उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यक तो बनाया, लेकिन वो भारत के अल्पसंख्यक बने। ममता हुँ, बनर्जी भारत के मुसलमानों को इससे एक स्टेप आगे ले जाकर उनका नाता जो है, वो अरब कंट्रीज़ के साथ जोड़ना चाहती है। यस। और ये भारत के जो समझदार मुसलमान हैं, इनको इस बात से समझना चाहिए।
बंगाल के मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, इनका नाता जो है वो बांग्लादेश के मुसलमानों से बिल्कुल है, इनकी संस्कृति जुड़ती है क्योंकि वो बंगाली बोलते थे। तो बंगाल की संस्कृति जो है बांग्लादेश के मुसलमानों से जुड़ सकती है, क्योंकि वो अंततः तो वो भारतीय ही थे। हुँ। लेकिन अरब के जो कंट्री हैं, ये जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है ममता बनर्जी के द्वारा कि अब अरब का पूरी दुनिया खाती, पूरी दुनिया इसी तेल से चलती है। अगर भारत में निकलता है तो भारत वैसे भी अगर कहें तो 40% तो हम अपने घर का ही इस उपयोग में लेते हैं। यस सर। और क्योंकि भारत में नहीं मिलता, तो हम वहाँ से लाते हैं और क्योंकि वहाँ पर मिलता है इसलिए लाते हैं। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है ना वैसे सर। ये और भी चीज़ ममता बनर्जी को बता दूँ कि हम 41 देशों से लाते हैं और उसमें भी करीब 1 वर्ष हमारा ऐसा गया है जब हमारा 60 से जितना भी हम आयात करते हैं तेल, क्रूड ऑयल उसका 60 से ज़्यादा प्रतिशत अब रशिया से आयात करते थे, वो मुसलमान कंट्री नहीं। हुँ। यस सर। हम अरब कंट्रीज़ खास करके ये जीसीसी जो हैं, हुँ। गल्फ कंट्रीज़ कोऑपरेशन कंट्रीज़ जो हैं, जीसीसी के जो 5 6-7 देश हैं, हम उनके साथ हमारा जो जुड़ाव है उनके साथ है और इसका कारण ये है कि वहाँ पर हमारे करीब-करीब 1 करोड़ भारतीय वहाँ पर रहते हैं और उसमें ज़्यादातर मुसलमान ही हैं। यस सर। तो ममता बनर्जी का जो ये प्रयास है, भारत के मुसलमानों का नाता अरब कंट्री से जोड़ना, ये हुँ, हुँ। बहुत ही खतरनाक है। इसका संज्ञान लेना चाहिए सभी को। खास करके भारत के उन समझदार, पढ़े-लिखे मुसलमानों को लेना चाहिए कि वो भारत में रहते हैं। जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि वहाँ का तेल यहाँ पर उपयोग में होता है, तो भारत के मुसलमानों को ममता बनर्जी को ये उत्तर देना चाहिए कि हम भारत में उगा, भारत में बना अनाज खाते हैं। हम यस। इस धरती का अनाज खाते हैं, तो हमारी प्राथमिकता, हमारी जो प्रामाणिकता, हमारी जो देशभक्ति जो है, हमारा जुड़ाव जो है वो भारत से ज़्यादा है। आप हमें उनसे मत जोड़िए। हमारा उससे उनसे कोई रिश्ता नहीं है, केवल हाँ, हम जिस धर्म का पालन करते हैं, हम जिस उपासना पद्धति का पालन करते हैं, वही उपासना पद्धति का पालन वो अरब कंट्रीज़ के लोग करते हैं। केवल राइट सर। इतना ही साम्य है, इससे ज़्यादा किसी भी प्रकार का साम्य नहीं है। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति। हम भारत के मुसलमान हैं, हम अरब मुसलमान नहीं। ये भारत के पढ़े-लिखे समझदार मुसलमानों को ये ममता बनर्जी को ये उत्तर देना चाहिए और ये समझना भी चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, वो उनको भारत से अलग करने के लिए। राइट सर। वो भारत की वो भारत की आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। सर 20 दूसरी करोड़ बात ये मुसलमान कोई छोटी-मोटी संख्या नहीं है। यस राइट। सर अभी 91 लाख वो जो वोटर लिस्ट से एसआईआर के द्वारा जो डिलीट हो चुके हैं, सर ये मेरा आपसे सवाल है और सभी इसी के बारे में चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। ये कितना असर करेगा जो इलेक्शंस होंगे अभी उसमें? बीजेपी और टीएमसी की ही टक्कर है, कांग्रेस का तो नामो-निशान कहीं दिखता नहीं है वेस्ट बंगाल में। तो ये टक्कर जो होगी ये दोनों के बीच में ही होगी। तो ये जो 91 लाख वोटर्स डिलीट हुए हैं जो एसआईआर के माध्यम से, उसका कितना असर होगा? मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका जो असर है वो अ, बंगाल में ममता दीदी की सरकार जा सकती है। क्योंकि मैं ये बताऊँ, देखिए कांग्रेस और लेफ्ट जो है अब वहाँ पर कहीं पर भी है नहीं, राइट वो सर। क्षितिज में भी नहीं है। इस चुनाव में वो क्षितिज में भी नहीं है। शायद अधीर रंजन चौधरी जीत जाए, मैं तो मानता हूँ कि वो जीत जाए, अब उनके पास और कुछ है नहीं तो कम से कम एक विधायक तो बन के रहेंगे। परंतु कांग्रेस ना उसका कोई वोट शेयर है वहाँ पर, ना उसका कोई जनाधार बचा है, ना कांग्रेस के पास वहाँ पर अधीर रंजन चौधरी के अलावा और कोई नेता बचा है। कार्यकर्ता तो खैर है ही नहीं।
वैसे भी पूरे भारत में कांग्रेस के पास केवल नेता ही बचे हैं, कार्यकर्ता नहीं। लेफ्ट का प्रश्न है तो लेफ्ट भारत के दक्षिण के कोने में बचा हुआ है और आने वाले 5 सालों में वहां से भी खदेड़ दिया जाएगा। भारत के लोग उनको खदेड़ देंगे, ये लिख कर रखिए। माओवाद के नाम से, नक्सलवाद के नाम से ये पूरे भारत के करीब-करीब 200 250 जिलों में ये अपनी पैठ बनाकर बैठे थे। 31 मार्च को वहां से संपूर्णतया खदेड़ दिया गया है। तो लेफ्ट अब वहां पर भी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल है। लेफ्ट के जितने भी गुंडे वगैरह थे, वो टीएमसी में। हम्म। बंगाल का चुनाव जो है, वो भाजपा और टीएमसी के बीच की कांटे की टक्कर है। यस। और अब तक जो था, पिछले चुनाव में 77 सीटें आई थी भाजपा की। हम्म। इस बार मैं ऐसा मानता हूँ कि करीब-करीब 140 से 150 के बीच में भाजपा को सीट मिल सकती है। 148 चाहिए, बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। इतनी कांटे की टक्कर है कि करीब अगर मैं मानूँ तो अगर ममता बनर्जी अपनी पूरी शक्ति लगा दे, तो भी वो 160-65 से ज़्यादा सीट नहीं ला सकती। यस सर। तो ये जो है उसके बाद वो है कि सबके ये आजकल जो सिनेरियो होता जा रहा है वो ये है कि फिर विधायक जो हैं वो प्राइस टैग लगाकर बैठ जाते हैं। चाहे पद दीजिए, पैसा दीजिए या जो दीजिए, वो मिलेगा, हम वहाँ पर चले जाएँगे, तो फिर तोड़-फोड़ की राजनीति चलेगी वहाँ पर। परंतु अगर अ, कबीर, मैं भूल गया उनका नाम। हुमायूं कबीर। हुँ? हुमायूं कबीर। हाँ, हुमायूँ कबीर और एमआईएम, यस। ये दोनों अगर जहाँ-जहाँ मुसलमान वोट हैं, वैसे एमआईएम तो मुसलमान वोट के लिए ही लड़ती है, हम्म। हुमायूँ कबीर का भी ऐसा ही है। अगर इन लोगों ने मुसलमान वोट में हिस्सा मार लिया, तो यस सर। फिर ममता दीदी का ये जो 15 वर्षों का शासन है, हम्म। उससे बंगाल के लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। यस सर। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी वर्तमान में ये भाजपा के लिए कसौटी की घड़ी है। उनको अपना ये बाकी के देखिए पुडुचेरी जो है, वहाँ पर सत्ता में आना लगभग-लगभग तय है। राइट। तमिलनाडु में भाजपा के पास केवल 27 सीटें उनको मिली हुई हैं। अब उन उसके लिए पूरी ताकत लगा देना, ये मैं उचित नहीं मानता 27 सीटों के लिए। दूसरा केरला है, केरलम जो है, वहाँ पर वैसे भी भाजपा की इतनी कोई पैठ है नहीं, इतना कोई वोट शेयर है नहीं। जो भी मिलता है वो बोनस है। परंतु भाजपा ने अपनी सारी शक्ति जो है, वो अभी हम्म। बंगाल पर फोकस करके वहीं पर ही लगानी चाहिए। और अगर ऐसा भाजपा ने किया, वैसे तो ये अमित शाह की राजनीति जो है, उनकी चाणक्य नीति जो है, उसको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। ये जो अगर मैं एक छोटा-सा राजनीतिक विश्लेषक ये समझ सकता हूँ, तो वो तो ख़ैर सक्रिय राजनीति में है, तो हमसे ज़्यादा उनको समझ आता है कि सत्ता कहाँ से कैसे मिल सकती है। तो ये पूरा फ़ोकस उनका वहाँ पर होगा ही और होना भी चाहिए। परंतु अगर शत प्रतिशत शक्ति अगर उन्होंने बंगाल पर लगाई, तो मेरा ऐसा तय मानना है कि इस बार ममता बनर्जी की सत्ता जा रही है, जा रही है, जा रही है और भाजपा की सत्ता शुवेंदु अधिकारी जो हैं, वो बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं। राइट। यस। तो यही सर हम उम्मीद करते हैं और आशा रखते हैं कि ये परिवर्तन आए, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि क्या क्या नहीं हो रहा है वेस्ट बंगाल में। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।